वेलकम टू अवर चैनल आदित्य। हम अष्टांग गीता के 11 चैप्टर दोषादि विज्ञानी अध्याय के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने दोष धातु मलों की गति छह के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आश्रय आश्रय भाव। आश्रय आश्रय भाव या आश्रय आश्रय सिद्धांत क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों, हमने इस पर स्टार भी बना के रखा है और बाकी सब्जेक्ट में भी आपको आएगा, शरीर क्रिया में भी आएगा और पदार्थ विज्ञान में भी आएगा। तो इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें धातु और दोषों के संबंध के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर धातु दोष के संबंध ऐसे हेडिंग क्यों नहीं दी गई? आश्रय आश्रय हेडिंग क्यों दी गई है? क्योंकि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आश्रय क्या होता है? घर, ठीक है। आश्रय जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो हमें आश्रय देता है, आश्रय वो हुआ घर। और आश्रय क्या हुए? हम या कोई व्यक्ति। तो व्यक्ति क्या हुआ? आश्रय। तो यहाँ पे जो आश्रय है उसको धातु माना गया है और जो आश्रय जो व्यक्ति है उसको माना गया है दोष, ठीक है। तो वो जो दोष है वो धातुओं में आश्रित रहते हैं। तो उनके संबंधों के बारे में बताया गया कि कौन सा दोष कौन सी धातुओं में आश्रित होगा और उनके बीच में संबंध क्या है। अगर किसी इंसान में कोई दोष बढ़ रहा है या क्षय हो रहा है तो उसका धातुओं पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में ये आश्रय आश्रय भाव बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? तत्र अस्थिति स्थितो वायु, मतलब अस्थियों में कौन सा दोष स्थित होता है? वात दोष। पित्तम तो रक्त स्वेद रखते हो, और पित्त दोष किस में स्थित होता है? स्वेद मल और रक्त धातु में, ठीक है। और श्लेष्मा श्लेषेशु, मतलब श्लेष्मा जो कफ है वो श्लेष धातुओं और मलों में स्थित होता है। तेन ऐशाम आश्रया आश्रयनाम मिथम, ठीक है। एक दूसरे पे आश्रय आश्रय होते हैं। जैसे कि आश्रय क्या हुआ? वात पित्त कफ दोष हुए, और आश्रय क्या हुआ? अस्थि धातु रक्त स्वेद और बाकी शेष धातु। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या दी है? यद एकस्य तद अन्यस्य वर्धन छप औषधम। यदि हम एक औषधि से, मतलब किसी औषधि से एक बढ़ रहा है, उसका वृद्धि हो रही है, तो दूसरे की भी उसी औषधि से वृद्धि होगी। मतलब अगर एक दोष की एक निश्चित औषधि से वृद्धि होती है तो उस धातु की भी, जिसमें वो आश्रय है, उसकी भी उस औषध से वृद्धि होगी। और क्षय का भी सेम ही है कि अगर किसी से उस धातु का या वात का मतलब दोष का क्षय हो रहा है तो उससे उस धातु या वात का दोष का भी क्षय होगा। एग्जाम्पल जैसे कि पित्त है, पित्त की अगर किसी औषधि से वृद्धि हो रही है ना, तो उससे रक्त और स्वेद भी बढ़ेगा उसी औषधि से, ठीक है। और अगर रक्त स्वेद का किसी औषधि से क्षय हो रहा है तो उससे पित्त का भी क्षय होगा, ऐसा। लेकिन इस सिद्धांत में एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन है आश्रय आश्रय वात और अस्थि का। वात अस्थि इस नियम से कार्य नहीं करते, क्योंकि अस्थि क्या है? धातु है। अगर हम शरीर की भयानक चिकित्सा या तर्पण चिकित्सा करते हैं, मतलब उसको बढ़ाते हैं शरीर में, तो अस्थि धातु की वृद्धि होती है। लेकिन वात की वृद्धि डिफरेंट तरीके से होती है, जस्ट अपोजिट। वात का जब हम शरीर में क्षय होता है ना, या शरीर का क्षय होता है, तब वात की वृद्धि होती है ना। तो अगर हम अस्थि को बढ़ाएंगे तो वात का क्षय होगा, क्योंकि भयानक चिकित्सा हो रही है। लेकिन अगर हम वात को बढ़ाएंगे, मतलब अपतर्पण चिकित्सा या लंघन चिकित्सा करेंगे, तो अस्थि का क्षय होगा, है ना। तो इसलिए ये संबंध हम अस्थि वात में नहीं कह सकते कि एक औषधि अगर वात को बढ़ा दी तो वस्तु को भी बढ़ाएगी, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। यही बताया गया एम ए को। इसमें लिखा भी हुआ है, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ पित्त ऑल्सो इंक्रीज रक्त एंड स्वेद, वाइस वर्सा। सिमिलरली द फैक्टर इंक्रीज कफ दोष Similarly, the factors which increase cough also increase rust, mass, med, majja, shukra, mal, mutra, and vice versa. But the factor which increase vat doesn't increase asti dhatu. Moreover, it decrease. क्यों? Similarly, the factor increase asti cause diminishing of vat. जो अस्थि को बढ़ाते हैं वो वात को क्षय करेंगे, ठीक है। ये सिंपल चीज़ बोली गई। जनरल द इंक्रीज ऑफ ऑल धातु आर ड्यू टू द ओवर न्यूट्रिशन एंड प्रिडोमिनेंट ऑफ कफ, मतलब समतर्पण से धातु का पोषण होता है, ठीक है। समतर्पण से या बहनन से, जिससे क्या कफ बढ़ता है। नरिशिंग थेरेपी इंक्रीज कफ एंड ऑल अदर धातुस बट रिड्यूस बर्थ। जो नरिशिंग थेरेपी, मतलब ये जो समतर्पण चिकित्सा है, उससे कफ बढ़ता है और बाकी सारी धातुएं बढ़ती हैं, लेकिन वात कम होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग थेरेपी इंक्रीज, मतलब लंघन
या अवतर्पण, अवतर्पण, ठीक है। थेरेपी डिक्रीज ऑल द धातु बट इंक्रीज वात। जब अवतर्पण करेंगे तो सब धातुएं तो क्षय हो जाएंगी, और सब धातुओं में अस्थिर धातु का भी क्षय होगा, और लेकिन वात की वृद्धि होगी। हैंस द डिसीज कॉज बाय इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ धातु इज टू बी ट्रीट विथ रिड्यूसिंग और नरिशिंग थेरेपीज रिस्पेक्टिव एक्सपेक्ट वात। मतलब अगर धातुओं को बढ़ाना है तो समतापन चिकित्सा करें, धातुओं को कम करना है तो अवतर्पण चिकित्सा करें, लेकिन वात के लिए बढ़ाने और घटाने के लिए डिफरेंट, मतलब उल्टा है, अपोजिट। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज स्टेट ऑफ रक्त ईटीसी, मतलब रक्त आदि धातुएं और मलों के बढ़ने पर उन कौन सी चिकित्सा की जाए उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, रक्त से स्टार्ट किया हुआ है और सारे धातुओं मलों के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले विशेषाद्र रक्तवृद्धिया उत्थानम रक्त शुद्धि विरेचना, मतलब रक्त वृद्धि होने पर क्या करना है, रक्त विरेचन करना है। रक्त वृद्धि की चिकित्सा मतलब जब शरीर में रक्त वृद्धि हो जाए, ठीक है, रक्त धातु की वृद्धि हो जाए, तब उसकी चिकित्सा में क्या करना है हमें, रक्त शुद्धि, मतलब रक्त स्राव करते हैं, एक चिकित्सा होती है जिसमें लीचिस का उपयोग करते हैं या अलाम्बो आदि अलग अलग यंत्रों का उपयोग करते हैं, ठीक है। और रक्त विरेचन, मतलब रक्त विरेचन नहीं, विरेचन, विरेचन जो कर्म होता है वो कर्म करवाना। तो ये तो रक्त वृद्धि की चिकित्सा हुई। अब मांस वृद्धि भवानाम रोगानाम शस्त्र क्षार अग्नि कर्मा भी। अब मांस वृद्धि हो तो उसके लिए कौन सी चिकित्सा करनी है, शस्त्र कर्म, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म, ये कर्म करने, ठीक है, मांस वृद्धि की चिकित्सा में। और इंक्रीज ऑफ मेद धातु, मेद धातु बढ़ने की चिकित्सा में हमें क्या करना है, ऐसे पदार्थों को देना जिससे वो शरीर क्रश हो, मतलब कमजोर हो, मतलब मेद का क्षय हो, ठीक है, ऐसी चीज देना है। ऑब्जर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब मोटे लोगों की जो चिकित्सा की जाती है वैसी ही ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। रिडक्शन थेरेपी मतलब लंघन चिकित्सा या अवतर्पण चिकित्सा करनी है उसकी, ठीक है। डिक्रीज ऑफ रस धातु, ऐसे मैंने श्लोक में तो रस धातु के बारे में नहीं पढ़ा, पर इसमें लिखा हुआ है डिक्रीज ऑफ रस धातु के क्षय से क्या क्या देना, मटन सूप, मतलब मांस, रस, मद्य और मिल्क, इनका सेवन करना। अगर रस धातु किसी व्यक्ति में क्षय हो तो ये सेवन कर सकते हैं। डिक्रीज ऑफ अस्थि धातु, यहाँ पे एक्चुअली मैंने अस्थि धातु की वृद्धि का पढ़ा था कि हाँ, अस्थि धातु के क्षय की उत्पन्न रोगों में क्या कर चिकित्सा करनी है, दूध घी आदि का सेवन करवाना है और तिक्त वस्तुओं का प्रयोग करना है, मतलब ऐसी चीज़ों को देना जो अस्थि धातु का वृद्धि करवाए, ठीक है। जाति क्षीर घृतम तिक्तम संयुक्त वस्ति भी दस्ता, मतलब किसमें, अस्थि धातु के क्षय में, ठीक है। तो हमने ये क्या पढ़ा था, रक्त वृद्धि की चिकित्सा पढ़ ली, मांस वृद्धि की चिकित्सा पढ़ ली, ठीक है, और मेद वृद्धि की चिकित्सा भी पढ़ ली, इसमें क्या करना है। लेकिन फिर हमने इसकी पढ़ी रस क्षय की चिकित्सा और अस्थि धातु के क्षय की चिकित्सा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका वृद्धि बहुत कम देखने को मिलती है, जो क्षय उनका ज़्यादा देखने को मिलता है। अब लिखा हुआ है इंक्री, और जो इसमें मज्जा और शुक्र धातु के बारे में नहीं लिखा है तो मैं बता देती हूँ आपको। मज्जा शुक्र धातु की अगर वृद्धि हो रही है तो उसकी वृद्धि में चिकित्सा क्या करनी है, अगर मज्जा शुक्र धातु की वृद्धि है तो उसकी चिकित्सा करनी है, मधुर और शीतल भोजन का उपयोग करना है, वमन वेचन शोधन देना, ठीक है। और विहार में व्यायाम, मैथुन और शुक्र शोधक औषधियों का उपचार करना है, ठीक है। ये किसकी चिकित्सा हुई, मज्जा या शुक्र वृद्धि की चिकित्सा हुई, ठीक है। और उनका क्षय होता है तो क्या करना है, इन धातुओं के समगुणित पदार्थों का सेवन करवाना है जिससे कि उसका क्षय का चिकित्सा हो, ठीक है। अब पुरुष चिकित्सा, पुरुष वृद्धि की चिकित्सा मतलब मल की वृद्धि की चिकित्सा। तो हमें क्या करवाना, मल वृद्धि की चिकित्सा में अतिसार की जो चिकित्सा होती है वही चिकित्सा हमें मल वृद्धि की चिकित्सा करनी है। पुरुष वृद्धि की चिकित्सा जो करनी है वो अतिसार के समान ही करनी है, ठीक है। और अगर पुरुष क्षय की चिकित्सा करनी है तो हमें क्या क्या खिलाना रहेगा, अब किसी में पुरुष क्षय है, मतलब मल कम मात्रा में उत्पन्न हो रहा है या सही से निकल नहीं रहा है, तो हमें इसकी चिकित्सा में क्या करना है, भेड़ बकरे का मांस उसे खिलवाना है, ठीक है। और आधे उबले हुए जो चावल होते हैं, आधे उबले जौ या धान, आपने देखा हो कहीं कहीं त्योहार होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि घर में ऐसे
अन्न को उबाल के खिलाया जाता है, अन्न को उबाला जाता है, जो गेहूँ को, चने को, ऐसे जौ को, इनको उबाला जाता है। तो वो जो अधे उबले वो होते हैं ना धान, उनको कुलमास कहते हैं, उनको भी खिलाना चाहिए, उससे ही मल की वृद्धि होती है। और मासद्वय में मास मतलब उड़द मास, और राजमास मतलब राजमा, ये दोनों आते हैं। इनको भी खिलाएंगे तभी भी मल का वृद्धि होगी, मतलब मल क्षय की चिकित्सा होगी। मल क्षय की चिकित्सा का मतलब है मल की वृद्धि करवानी, और मल की वृद्धि की चिकित्सा करनी है, मतलब मल का क्षय करवाना। ठीक है, आप समझ रहे हैं? कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा दिमाग से सोचेंगे ना आप प्रॉपरली तो आपको समझ आ जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज ऑफ यूरिन, अगर यूरिन मतलब मूत्र वृद्धि की चिकित्सा करनी है, मतलब मूत्र वृद्धि है किसी व्यक्ति को, उसकी चिकित्सा करनी है, तो क्या करेंगे हमें? उसकी चिकित्सा हम करेंगे प्रमेय रोग जैसे करेंगे, क्योंकि प्रमेय में भी मूत्र वृद्धि होती है। ठीक है, तो प्रमेय में जो चिकित्सा की जाती है वही चिकित्सा हम मूत्र वृद्धि में करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ, नीचे इंक्रीज लिखा हुआ। ठीक है, और अगर मूत्र क्षय है तो उसमें क्या करेंगे? मूत्र क्षय की चिकित्सा में जो मूत्र कक्ष की चिकित्सा होती है ना, जब ईजिली यूरिनेशन नहीं हो पाता, उसमें जो चिकित्सा करते हैं ना, मूत्र कक्ष बोलते हैं उसको आयुर्वेद में, तो उसकी चिकित्सा जो होगी वो डिक्रीज ऑफ यूरिन मतलब मूत्र क्षय के समान होगी। ठीक है, डिक्रीज ऑफ स्वेद मतलब स्वेद के कम होने से उसकी चिकित्सा का करेंगे। किसी व्यक्ति को अच्छे से पसीना नहीं आता, स्वेद नहीं आता, तो उसकी चिकित्सा में क्या? बॉडी मसाज, अभ्यंग करेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, मद्य का सेवन करवाएंगे, उष्ण चिकित्सा करवाएंगे, निद्रा, ये सब चिकित्सा उसको करवाएंगे। ठीक है, रीजन ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ बॉडी टिश्यू मतलब धातुओं के वृद्धि क्षय के कारण। तो स्वस्थान स्थित से काय अग्नि अंशम धातुषुम संसिता, मतलब अपने स्थान पर रहते हुए भी काय अग्नि के मतलब काय अग्नि या पाचन अग्नि के वे अंश जो धातुओं में स्थित होते हैं। ठीक है, तो उनको धातु अग्नि बोलते हैं। ओके, तो अब ये धातु अग्नि का कार्य क्या होता है? धातु अग्नि का कार्य होता है एक धातु को दूसरी धातु में परिवर्तित करना। ठीक है, तो सपोज सबसे पहले आपने धातु पोषण क्रम पढ़ा होगा या रचना स्थिति में पढ़ोगे। ठीक है, क्रियाशील में आप पढ़ोगे, तो उसमें क्या है? सबसे पहले हम कोई आहार लेते हैं, षड्रस युक्त आहार लेंगे। षड्रस युक्त आहार हमारे उसका पाचन होगा, और पाचन से बनेगा आहार रस। ठीक है, पाचन से बनेगा आहार रस, और मल में क्या होगा? पुरुष और मूत्र, जो दो मल बनेंगे, और जो मेन जो होता है वो बनता है आहार रस। ठीक है, अब वो आहार रस का जठराग्नि द्वारा पाचन होकर सबसे पहले धातु बनेगी, वो होगी रस धातु। ठीक है, और रस धातु पे फिर रस अग्नि की चिकित्सा या धातु रस अग्नि को हम रस अग्नि ना बोलकर धातु अग्नि बोल देते हैं अभी। ठीक है, वो धातु अग्नि की वो होगा, कार्य होगा, और वो रस से रक्त में परिवर्तित हो जाएगी। फिर वो रक्त पर भी धातु अग्नि प्रभाव करेगी, फिर वो आगे की मांस धातु बनेगी। ठीक है, ऐसे क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो जो धातु अग्नि है, जैसे रस अग्नि, रक्त अग्नि, धातुओं के नाम पे जिस धातु पे कार्य करती है उसके नाम से हम उसे बोल देते हैं। तो वो जो धातु अग्नि होती है वो धातु पे कार्य करती है और नई धातु का बनाती है। ठीक है, तो इस वजह से धातु का परिवर्तन होता है। तो अगर पहली वाली धातु अगर वो जो अग्नि है वो अधिक तीक्ष्ण होती है, सही तरह से कार्य कर रही है, अधिक तीक्ष्ण है, दीप्त है, तो वो जो आगे वाली धातु होगी ना उसको अधिक मात्रा में बनाएगी। जैसे कि मैंने अब एग्जाम्पल में लिखा है कि रक्त धातु, यहाँ पे रक्त धातु है, उस पर धातु अग्नि की क्रिया होगी और वो मांस धातु बनेगी। ठीक है, अब जो धातु अग्नि है जो वो जितनी बढ़ेगी, जब जिसको इतना बढ़ाएंगे उतना ही तो मांस धातु बढ़ेगी ना, उतना ही अच्छे से वो रक्त धातु कार्य कर पाएगी। लेकिन ये धातु अग्नि है ना, उसको एक पोटेंशियल एक सीमा तक हम बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम बढ़ाएंगे तो वो रक्त धातु का अत्यधिक क्षय करेगी। ठीक है, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। पर नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि धातु अग्नि थोड़ी दीप्त होगी तो हम नई धातुओं का परिवर्तन अधिक मात्रा में हो पाएगा। लेकिन अगर ये धातु अग्नि कम है, अगर ये धातु अग्नि अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, इसका क्षय है, तो क्या होगा? रक्त धातु भी मांस धातु में परिवर्तित नहीं हो पाएगी अच्छे से, और उसकी वजह से रक्त धातु का तो अधिक मात्रा में होगी लेकिन मांस धातु अधिक मात्रा में नहीं होगी, क्योंकि परिवर्तन तो अग्नि की वजह से हो रहा है ना, तो परिवर्तन नहीं हुआ तो रक्त धातु मांस धातु अच्छे से नहीं बनेगी और रक्त का बढ़ेगी। ठीक है, तो यही
इसमें इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ बॉडी टिश्यूज बोला गया। आप अभी आपको यहाँ पर समझ नहीं आया ना, तो एक बार प्लीज़ आप धातु पोषण कम आप प्लीज़ देख लीजिएगा, शरीर क्रिया में दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट के सेकंड चैप्टर ऐसा कुछ होगा। सबसे पहले क्या होगा कि वात आदि दूषित कौन करता है शरीर में, दूषित करने का कार्य किसका होता है, दोषों का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, वात पित्त कफ आदि दोष अगर दूषित हुए, ठीक है, अगर वो दूषित हुए किसी भी आहार से या विहार की वजह से, अगर वो दोष दूषित होता है, वो दोष दूषित करके किसको दूषित करेंगे, दूषित होकर किसको दूषित करेंगे, धातुओं को। मतलब दोष दूषित हुए तो वो धातु को दूषित करेंगे, फिर धातुएं और दोष दोनों मिलकर मलों को दूषित करेंगी, ठीक है, और मल अपने मल मार्गों को दूषित करेंगे, जिनकी वजह से कई कई प्रकार के डिसीजेज उत्पन्न होंगे। तो यही तो लिखा हुआ, दोसाज गेट वाइटेड ड्यू टू द इरेगुलर डाइट, मतलब आहार विहार एंड एक्टिविटी। आफ्टरवर्ड दे वाइटेड द दूषी एंड दे इन टर्न वाइटेड मलास, मतलब वो धातु को दूषित कर देते हैं, फिर वो मलों को दूषित करते हैं। सच वाइटेटेड मलास फर्दर वाइटेड द मलायान, मतलब अन्ना स्यूथरा जो भी उनके आश्रय हैं या उनके मार्ग हैं उनको दूषित कर देंगे और फिर डिसीज उत्पन्न होगी। अब नेक्स्ट, ओजस। ओजस बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पूरी बीएमएस में आपके साथ रहेगा। ओजस एक्चुअली है क्या, आयुर्वेद में जैसे ओजस बोला है, अगर उसे हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो उसको हम इम्यूनिटी बोल सकते हैं, शरीर की वह क्षमता जिससे हम व्याधियों से लड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर जिस व्यक्ति के शरीर में जितना अधिक ओज होगा उतना ही वो व्याधियों से अच्छे से लड़ सकेगा, मतलब ओज एक टाइप से शरीर का बल है, ठीक है। अब इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं पहले, मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगी इस पे ओज पे बहुत अच्छे से, लेकिन अभी सिर्फ अष्टांग वाले श्लोक का देख लेते हैं। डेफिनेशन, सबसे पहले ओज है क्या, ओज सातों धातुओं का सबसे जो एसेंशियल पार्ट है, जो सबसे सत्व जो बोलते हैं ना किसी चीज़ का सत्व, कि सबसे बेस्ट जो पार्ट होता है वो ओज है। तो जो सातों धातु है ना उनका सभी का अगर अच्छा साथ देखा जाए, सभी का अच्छा बल देखा जाए तो वो ओज कहलाएगा। तो ओज इज द एसेंशियल ऑफ द क्रीम, एसेंस ऑफ द क्रीम ऑफ द 7 टिश्यूज ऑफ द बॉडी, मतलब सातों धातुओं का एक एसेंस है, एक क्रीम है। इसको हम देख नहीं सकते, जैसे मांस धातु को हम देख सकते हैं, रक्त को हम बोल सकते हैं रक्त है, ये रस है, ये अस्थि धातु है, लेकिन ओज को हम देख नहीं सकते, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो उसके लक्षण भी आप बताएंगे आगे। इट इज़ द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड गेट लोकलाइज इन द हार्ट, और इसका स्थान कहाँ, ये कहाँ स्थित रहता है, हृदय में स्थित रहता है, ठीक है, ओज का स्थान है हृदय। एयरली टू द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीटस, मतलब ये जन्म से ही, जन्म के पहले से ही गर्भ में ही ओजस की उत्पत्ति हो जाती है और वो स्थित रहता है कहाँ पे, हृदय में, ठीक है। फीचर्स क्या है, ओजस के फीचर्स क्या है, लक्षण क्या है, तो ओजस इज सॉफ्ट स्निग्ध, मतलब एक स्निग्ध बोले, स्निग्ध सोमात्मक मतलब जिसमें जल माभूत अधिक मात्रा में होता है, ठंडा होता है, शीतल होता है, सोमात्मक मतलब प्योर ठंडा शीतल, शुद्ध ऑब्वियसली प्योर सोम, और लोहित पीत, और इसका कलर जो क्या, इसका कलर अगर हम सोचें तो ये रेडिश येलोइश हो सकता है। मैं एक अगेन बोलती हूँ कि ओज को किसी ने नहीं देखा, ओज का कोई आकार प्रकार नहीं है, लेकिन संहिताओं में दिया हुआ है कि अलग संहिताओं में अलग अलग बताया गया है कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ओज को हम देख नहीं सकते, इसको अलग नहीं कर सकते बॉडी से, ठीक है। यन नासे नियतम नासो यति अस्मि तिष्ठति निष्पद्यते यतो भावम विविध देह संशय, मतलब यदि अगर देह में, शरीर में इसका नाश हो जाए ना, ओज का, तो हमारा शरीर का नाश भी हो जाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी। अगर ओज खत्म हो गया तो मृत्यु हो जाएगी, अगर ओज स्थित है तो जीवन है, अगर ओज नहीं तो जीवन नहीं, ठीक है, ये बोला गया है, इतना इम्पोर्टेंट है ओज। और ओज के रहने से ही शरीर में कई प्रकार के भाव जो है वो ओज के रहने से ही है, जो क्रांति पराक्रम है, निडरता है, जो भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, वो सब ओज के रहने से ही हैं शरीर में, ठीक है। ओज नहीं होगा तो ये सब चीज़ें भी नहीं रहेंगी, बल नहीं रहेगा, व्याधि ना क्षमता नहीं रहेगी, ठीक है, व्याधि नाशक क्षमता नहीं रहेगी। यही इसमें लिखा है, ओजस द चीफ फ्लूइड मटेरियल ऑफ द बॉडी, लाइफ डिपेंड ऑन ओजस ओनली, लॉस ऑफ ओजस लीड टू दैट, मेन सीट ऑफ ओजस इज हार्ट, ऑब्वियसली ऊपर लिखा था, थ्रू इट
रिसीडिंग द हार्ट, इट इज़ सर्कुलेटेड ऑल ओवर द बॉडी। हाँ, ये पूरे शरीर में, अगर ये इसका स्थान हृदय है लेकिन फिर भी इसका कार्य पूरे शरीर पे देखा जाता है। हेल्प द एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ, ठीक है। जो भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें ना, वो सब भाव ओजस के द्वारा ही होते हैं। अगर ओजस किसी इंसान में अच्छा है तो वो खुश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वो बीमारियों से लड़ सकेगा, उसका बल भी अच्छा रहेगा, ठीक है। कॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ ओजस, ओजस के छः के कारण कौन कौन से हैं? तो वही नॉर्मल जो कारण जो कि हर इंसान की दुख के होते हैं, है कोप, क्रोध करना, अत्यधिक क्रोध करना, क्षुधा, भूखा रहना, ठीक है, शोक, दुखी होना, चिंता करना, श्रम और बहुत अधिक परिश्रम करना। मतलब क्रोध बहुत करना, बहुत भूखा रह रहे हैं, अच्छे से पोषण नहीं मिल पा रहा है, चिंता करता है, शोक रहता है, परिश्रम करता है, ये सब चीज़ें ये इंसान को ओज को कम करती हैं, हमारे शरीर का ओज का क्षय का कारण होती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसके ओज के क्षय के लक्षण क्या क्या है? अगर इसमें ओज क्षय होगा तो क्या होगा? विभेदी, इंसान बहुत भयभीत होने लगेगा, छोटी छोटी चीज़ों से कभी कभी डरने लगे। जैसे आपने देखा हो कभी आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है या आप बीमार होते, बहुत दिन तक बीमार है, उसके बाद आप देखो तो आपका बल एकदम से कम हो जाता है, छोटी सी चीज़ से, कोई सी आवाज़ से आप डर जाते हो, है ना। तो इंसान भयभीत होने लगेगा, ठीक है। किसी भी सत्व का इंसान हो लेकिन वो भयभीत होने लगेगा एकदम से, अगर उसका ओज क्षय होने लगता है तो दुर्बल हो जाए, कमज़ोर हो जाएगा, अभिक्षणम, अपने आप से मतलब सहन नहीं कर पाएगा। कोई उसको बड़ी बात बताई जाए या कोई चिंता की बात बताई जाए तो उसको सहन नहीं कर पाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, बहुत चिंतित होने लगेगा, बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचेगा, व्यथित दुखी होगा। और व्यथित इंद्रिय मतलब जो इंद्रियां हैं उसकी, ज्ञानेंद्रिय पंचेंद्रिय, वो भी अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगी, ज्ञानेंद्रिया भी दुखी रहेंगी। दुख छाया, दुख मतलब जो उसकी प्रवाह है, जो शरीर की उसकी कांति है फेस की, वो भी चली जाएगी, ठीक है, ग्लो भी चला जाएगा। और मना रुक्ष हो, शरीर रुक्ष हो जाएगा, ठीक है। और दुर्बल हो जाएगा, कश हो जाएगा, दुखी दिखेगा, वो बहुत दिन दुखी दिखेगा, है ना। तो ये सब लक्षण ऑलमोस्ट ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जो वाद वृद्धि के जैसे लक्षण होते हैं ना, बहुत अधिक वाद वृद्धि के जो मन पर जो लक्षण होते हैं वैसे ही लक्षण ओज क्षय के लक्षण बताए हैं इसमें। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं कि ओज में जो गुण होते हैं ना, ओज के 10 गुण बताए गए हैं, आप आगे पढ़ोगे तो वो 10 गुण सेम टू सेम वो 10 गुण दूध में भी, मिल्क में भी पाए जाते हैं। वो गुण कौन कौन से हैं? मधुर गुण है, शीतल गुण है, गुरु गुण है, स्निग्ध गुण है, ये सब जो गुण है ना, ये सब गुण सेम दूध में ही पाए जाते हैं। तो अगर दूध घी से बनी हुई अपन चीज़ें लेंगे, खासकर गौ दुग्ध, तो इससे क्या है, हमारे शरीर का ओज बढ़ेगा, ठीक है। मटन, मांस, रस भी और भी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन मेनली दूध, ठीक है। और सब वो अपने मन को भी ये दुखों से, ये क्षय के जो भी लक्षण है ना, उनसे भी बचाना, भी ओज को बढ़ाना है, मतलब अपने बल को रखना, फालतू की चिंताएं ना करना, ओवर थिंकिंग ना करना, ये सब चीज़ों से भी बचा के रखना चाहिए। ओजो वृद्धि ही देह से तुष्टि पुष्टि बलोद है। अगर ओज की शरीर में वृद्धि होगी ना तभी हमारा शरीर तुष्ट रहेगा, बड़े नरिशमेंट रहेगी शरीर में, बल अधिक रहेगा, ठीक है, हष्ट पुष्ट रहेगा, खुशी मन खुश रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब हमारा ओज अच्छा होगा, हम माइंड से भी और बॉडी से भी बेस्ट अपना देंगे, स्ट्रेंथफुल होंगे, ठीक है। सामान्य चिकित्सा सूत्र, सामान्य चिकित्सा सूत्र, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वृद्धि एंड कषाय, क्षय मतलब सामान्य, अगर कोई भी डिसीज़ है तो हम नॉर्मली, अगर वो डिसीज़ हमारे सामने आई जनरली, तो हम सबसे पहले उसकी किस तरीके से चिकित्सा करेंगे, क्या चीज़ उसमें देखेंगे, तो वो उसके बारे में बताया गया कि ये जो फॉर्मूला है, ये श्लोक है, वो किसी भी डिसीज़ पे आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति पर्सनली समझो आप, हाँ। अब उस व्यक्ति को खांसी हुई है, जुकाम हुआ है, ठीक है, किस वजह से हुई है? ठंडा खाने की वजह से हुई है। तो वो ठंडा चीज़ क्या हुई उसके लिए? विरोधी हुई या आपत्ति हुई या हानिकारक हुई। तो उस व्यक्ति को अगर वो अपत्य भोजन, वो चीज़ें खाने का मन नहीं करेगा, मतलब जिससे उसे हानि होती है वो चीज़ें खाने का मन नहीं करेगा, तो उसे नहीं खाने देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो वो उसका जुकाम है, जो खांसी है, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। और किसी व्यक्ति को जो उसके विरोधी ना हो, जैसे कि कोई उष्ण चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें हैं, या जो जुकाम को ठीक करती हैं, वो चीज़ें अगर उसे खाने का मन करे
तो उसे वो चीज़ें खिलानी चाहिए। उससे क्या होगा, वो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, मतलब वो जो दोष धातु मल जो दूषित हुए थे वो ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको श्लोक से समझाती हूँ। यद अन्य दुष्टे, मतलब जिस विरोधी अन्य से मनुष्य द्वेष करता है, ठीक है, अर्थात जिस विरोधी, यहाँ पे याद रखिए विरोधी बोल रही हूँ, विरोधी अन्य से द्वेष करता है, मतलब जो उसको नहीं खानी चाहिए, उसकी हानिकारक अन्य से वो द्वेष करता है, अर्थात जिस आहार की वह सेवन करना नहीं चाहता, उसको छोड़ता हुआ उस दोष धातु मल की वृद्धि को जीत लेता है। ठीक है, मतलब जो उसको डिसीज हुई थी, जो दोष धातु मलों की वृद्धि अच्छे हुए तो उसको वो जीत लेता है। ठीक है, अब उसका क्या, अब सेकंड क्या बोला गया, यद्यपि प्रार्थे अविरोधी तू, और जिस अविरोधी आहार का वह सेवन करना चाहता है, अविरोधी मतलब पथ्य जो उसके लिए लाभकारक हो, जिस अविरोधी आहार का वह सेवन करना चाहता है उसका सेवन करता हुआ मनुष्य उस दोष धातु मल के क्षय को पर विजय प्राप्त कर लेता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति डिसीज है या उसको है, जैसे कि किसी इंसान में वात बढ़ा रहता है, तो वात वृद्धि के आपने लक्षण में पढ़ा था ना कि अगर इंसान को वात बढ़ी रहती है, मतलब सही में वात का लक्षण क्या होता है, शीत, तो उस व्यक्ति को उष्ण चीज़ें खाने का मन करेगा। ठीक है, धूप में बैठने का मन करेगा, उष्ण आहार व्यय का मन करेगा, है ना। तो वो उसके लिए वो उष्ण आहार व्यय क्या हुआ, उसके लिए पथ्य हुआ। ठीक है, अब उसे वो चीज़ वो सेवन करने का मन कर रहा है, तो उसके लिए वो लाभकारक होगी ना, और उसका सेवन करने से उसे वो डिसीज़ ठीक कर सकता है ना। तो इसमें यही बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति को लाभ, किसी चीज़ की इच्छा हो रही है और वो उसके लिए लाभकारी है, तो वो उसे देना चाहिए। और अगर किसी इंसान को कोई हानिकारक चीज़ है, उसे खाने का मन नहीं करता, तो उसे वो नहीं खिलानी चाहिए, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट लोग देखते हैं। रीज़न ऑफ पेइंग अटेंशन ऑफ हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस, मतलब कई कई बार होता है ना किसी व्यक्ति में, आपने देखा होगा कि कुछ किसी व्यक्ति के अंदर, मतलब आप अभी डिसीज़ हुई नहीं है लेकिन उसके अंदर वो दोष बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो दोष बढ़ रहे हैं इसलिए उसको अंदर तो उसको फील हो रहा है ना, तो उसको पता भी नहीं है कि यार मुझे ऐसा क्यों मन कर रहा है, लेकिन उसको मन करेगा कि वो विपरीत चीज़ें खाए, मतलब जो दोष उसके बारे में बढ़ रहे हैं ना, उसके विपरीत लक्षण वाले, विपरीत गुण वाली चीज़ों को वो खाए, ऐसा उसका मन होगा। कई बार आपने देखा होगा कि किसी इंसान के अंदर गर्मी, पित्त पित्त जैसे कि पित्त वृद्धि हो रही है, उसके अंदर गर्मी है, तो उसको ठंडा ठंडा खाने का मन करेगा कि यार मेरे को ठंडा ठंडा खाना है, तो उसको पता भी नहीं होता क्यों कर रहा है, लेकिन दोष उसके शरीर में बढ़ रहे हैं इसलिए उसका मन करता है कि वो उसके विपरीत अन्न का सेवन करे। तो अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने आप ही अपने दोषों को बैलेंस कर लेगा विपरीत गुणों का सेवन करने से। और अगर किसी इंसान के अंदर किसी धातु का क्षय हो रहा है, तो उसका मन करेगा, जैसे कि उसके अंदर मांस धातु का क्षय हो रहा है, तो उसको मांस धातु को बढ़ाने वाली चीज़ों का खाने का मन करेगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर रक्त धातु का क्षय हो रहा है, तो उसे अम्ल रस वाली चीज़ें खाने का मन करेगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ों का मन करेगा जिससे कि उसका बैलेंस बन जाए उसकी बॉडी का। तो ये भी ये इससे भी चिकित्सा की जाती है। तो अगर नॉर्मल इंसान होगा तो वो इसको नहीं समझेगा, लेकिन एक चिकित्सक समझता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को कुछ खाने का मन कर रहा है ना, तो उसको वो चीज़ खाने देनी चाहिए। जैसे कि अभी भी आप देखा हो गर्भवती प्रेग्नेंट लेडीज़ में, उनको जो खाने का मन करता है उनको दिया जाता है, जो उनके लिए सही हो रहा, मतलब उनको हानिकारक ना हो, वो चीज़ें उनको खाने के लिए दी जाती। क्यों माना जाता है कि वो बच्चा मांग रहा है उस चीज़ को, मतलब उनके बॉडी को वो चीज़ चाहिए, बॉडी की नीड है वो, इसलिए उनका मन कर रहा है कि वो चीज़ें खाएं। तो ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, यथा बलम एक्शन ऑफ दोषास अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट, मतलब पता कैसे चलेगा कि कौन से दोष की वृद्धि है, कौन से दोष का क्षय है या वृद्धि है, क्षय कैसे पता चलेगा। तो इसमें क्या बोला, यथा बलम यथा स्वयं चा दोषम वृद्धा वितरंती, मतलब अगर किसी दोष की वृद्धि है तो उसके जो लक्षण है ना उस दोष के, वो अधिक मात्रा में दिखेंगे। ठीक है, रूपयंती जहती क्षीणम मतलब अगर किसी दोष की क्षय है तो उसके जो लक्षण है वो कम मात्रा में दिखेंगे। और समा स्वयं कर्म कुमैती, अगर वो सम अवस्था में है वो दोष, तो वो अपने अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर रहा होगा। ठीक है, सब नॉर्मल यही है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। यदा कीप दोष अंडर कंट्रोल, मतलब
या एवं देहस्य समा विवध्यस्ते ता एवं दोष विषमा वदत। मतलब यह ऐसा कि अगर साम्यावस्था में हैं दोस्त तो शरीर का ध्यान करेंगे, शरीर को बढ़ाएंगे, उनका पोषण करेंगे, शरीर की नॉर्मल फंक्शंस को कार्य कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि दोष भी शरीर के मूल होते हैं और उनका साम्यावस्था में रहना आवश्यक है, ठीक है। और अगर विषम अवस्था में मतलब या वृद्धि और क्षय होती है तो शरीर को रोगग्रस्त करेंगे और फिर विकार उत्पन्न करवाएंगे। तो यही नॉर्मल बताया गया है। तो हमारा यहाँ 11 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आगे हम 12 चैप्टर पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।